हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो चलिए गाइस, इसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आप डेली सेशंस देख ही रहे हो। तो ये जो बैंकिंग की सीरीज़ है, इसमें आपको सभी आरआरबी, आईबीपीएस और एसबीआई तीनों के प्रीलिम्स, सॉरी, दोनों के पीओ और क्लर्क दोनों के एग्जाम की तैयारी हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में अभी तक हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन तक कवर कर लिया और आज प्रोनाउंस का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट है, आखिरी के कुछ रूल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं, तो वो आज शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले गाइज, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन। यार लाइक तो कर दिया करो, एटलीस्ट इतना एफर्ट लगता है ये सब करने में। द लीस्ट यू कैन डू इज लाइक द सेशन, है ना। तो लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पे पहली बार हैं। और अब शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक के बारे में बता देता हूँ। इसमें आपको एस बी आई पी ओ, एस बी आई क्लर्क, आई बी पी एस पी ओ, आई बी पी एस क्लर्क और आर आर बी पी ओ, आर आर बी क्लर्क सभी के लिए एक ही जगह पे आपको क्लासेस मिलती हैं। इसमें आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी डे वन पे ही। आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। अपना फेज़ वन और फेज़ टू की तैयारी, आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश और बाकी सब की तैयारी आप डे वन से शुरू कर सकते हो। साथ साथ हर चैप्टर के बाद चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आप कैसे एनरोल कर सकते हो, वैसे तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन आपको सिंपल से करना क्या है, आप अपने ब्राउजर पे जाइए और edutap.in सिर्फ सर्च कीजिए। edutap.in, आप सीधे हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे। अब सबसे पहला ही ऑप्शन देखेंगे आपका बैंकिंग कोर्सेज। आप इस पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप आपके सामने होंगे आपके बैंकिंग महापैक एग्जाम। ये है सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। और अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के साथ साथ अगर आप आरबीआई की तैयारी भी करना चाहते हो, कुछ एस्पिरेंट्स करते हैं कि आरबीआई के साथ साथ एसबीआई की और बाकी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी एक साथ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास आरबीआई का बैंक महापैक एग्जाम है, जिसमें आपको आरबीआई भी और बैंक के भी सारे कोर्सेज मिलते हैं। अगर आप सिर्फ बैंकिंग की तैयारी करना चाहते हो तो ये है हमारा बैंकिंग एग्जाम महापैक एग्जाम, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और इस पर अभी हम फ्लैट 70% ऑफ कर रहे हैं। द कूपन कोड इज कैपिटल विक्ट्री। तो कम ज्वाइन अस इन दिस एंडेवर एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन एंड स्ट्रीमलाइन योर जर्नी। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। तो प्रोनाउंस में हमने कल जो हमने किया था गाइज, जहाँ तक मुझे याद है हमने ये सब तो कर लिया था, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। फिर कल जो हमने रूल्स कवर किए थे, एक बार मैं उनको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ऊपर था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं गाइस, जैसे आई का माई सेल्फ, जब हमने कोई एक्शन खुद पे करना होता है, हमें ये बताना होता है ये काम मैंने खुद किया है, जैसे आई हैव डन इट माई सेल्फ। शी कॉल्ड मी हर सेल्फ, कि उसने खुद कॉल किया मुझे। तो खुद पे जब आपको बात बोलनी होती है ना, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और मतलब बेसिकली जब सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान है, तब हम यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे आई कट मी नहीं, आई कट माई सेल्फ शेविंग दिस मॉर्निंग, आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट खेलते हुए मैंने खुद को चोट मार ली। तो ऐसे हम यूज करते हैं अपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को। ठीक है। चले गए, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने किया था कि हाँ, यूनिवर्सल वन का पोजेसिव प्रोनाउन मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन हमेशा क्या होता है, वन होता है। जबकि बाकी अगर और कोई न्यूट्रल वर्ड मिलता है, जैसे ईच, एवरी वन, सम वन, नो वन, तो इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, उनका कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव। जैसे एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। जैसे मैं बोलता हूँ कि अ कंपनी मस्ट लुक आफ्टर इट्स एम्प्लॉयज, अ डॉक्टर मस्ट लुक आफ्टर हिज पेशेंट्स, अ टीचर मस्ट लिसन टू हिज स्टूडेंट्स, या अ गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स सिटीजन्स। तो जैसा आपका सब्जेक्ट होगा ना गाइस, याद रखना उसके साथ अगर कोई कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन लग रहा है, तो वो भी उसके अकॉर्डिंग ही लगता है। हम ये नहीं बोल सकते एवरी वन मस्ट डू देयर ड्यूटी, एवरी वन सिंगुलर है। और देयर ड्यूटी का मतलब क्या होगा, उनकी ड्यूटियां। तो हर इंसान को उनकी ड्यूटियां करनी चाहिए या हर इंसान को उसकी ड्यूटी निभानी चाहिए। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, फिर हमने किया था गाइस, कुछ ऐसी वर्ब बताई थी मैंने आपको जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है, जैसे एंजॉय, अवेल, प्राइड, रिजाइन, अप्लाई, क्विट, एजर्ट, एब्सेंट, रिकनसाइल, अम्यूज, एक्सर्ट, अवेंज। इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना कंपलसरी होता है। कब, अगर ये सेंटेंस में एक्शन वर्ब की तरह यूज होते हैं तो। जैसे ही दे एंजॉयड देमसेल्व्स एट द पार्टी, ही अवेल्ड, अवेल के बाद अवेल पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान से याद रखना। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। अवेल के साथ पहली बात तो याद रखना ऑफ लगता है हमेशा, और इसके साथ अगर ये एक्शन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो उसके साथ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगाना पड़ेगा। तो ही अवेल्ड ऑफ नहीं, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट, कि उसने खुद ही वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले ली, उसको
मतलब किसी ने उसको निकाला नहीं या उसने छोड़ा नहीं, उसने रिटायरमेंट ली है, तो ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट, ऐसे बोला जाते हैं। तो ये हमने कर लिया था गाइस। नेक्स्ट सिर्फ हमने, अच्छा ये हमने किया था कि सिर्फ पोजेसिव प्रोनाउन यूज हो सकते हैं अगर कभी सेंटेंस में, ठीक है, अगर कभी सेंटेंस में जर्नड यूज होता है, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो जैसे आई डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन टू माई सिटिंग हेयर, आई डू नॉट लाइक हर शाउटिंग एट मी, या जैसे आई डू नॉट लाइक हिज टॉकिंग टू मी रूडली, हिज फादर ऑब्जेक्टेड टू माई एंटरिंग द रूम। तो जब हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जस्ट पहले अगर कभी प्रोनाउन लगाना पड़े, तो याद रखना वो हमेशा कौन सा होता है गाइस, पोजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, क्योंकि मुझे उसके रूडली बात करने से एतराज है, या क्या आपको मेरे यहाँ बैठने से कोई एतराज है, ठीक है। तो आई रियली लाइक हिज टॉकिंग टू मी पोलाइटली, कि मैं, मुझे उसका मेरे साथ पोलाइटली बात करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आई रियली, ये जैसे मैं बोलता हूँ कि आई रियली अप्रिशिएट यू हेल्पिंग मी, या आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी इन माई टाइम ऑफ क्राइसिस, कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी मुश्किल के वक्त में मेरा साथ दिया। तो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने जो मेरी मदद की। सो आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्पिंग मी इन माई टाइम ऑफ क्राइसिस। तो ये ऐसे बोले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने किए थे गाइस। अब शुरू करते हैं आज के अपने रूल्स, ठीक है गाइस। अब ये मुझे श्योर नहीं है मैंने आपको पहले करवाया या नहीं करवाया, बट फिर भी चलो दोबारा करवा देता हूँ गाइस। याद रखना ईच अदर जो होता है, अब ईच अदर और वन अनदर में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब बहुत बच्चों को ना सुने तो हम सब, हमने दोनों सुने हुए हैं, लेकिन अब इनमें क्या है, हम इनको ना यूज नहीं, हम वन अनदर को हम यूज नहीं करते ज्यादा, हम सिर्फ यूज क्या कर रहे होते हैं, ईच अदर, ठीक है। लेकिन अब दोनों में फर्क समझना। अब ईच अदर और वन अनदर, अब दोनों में ना बहुत क्लोज लगते हैं सुनने में, लेकिन फर्क क्या है, ईच अदर जो है वो सिर्फ दो एंटिटीज के लिए यूज होते हैं। जब आप दो बॉडीज की बात करते हो, जैसे रोहित एंड रीना लव ईच अदर, या इंडिया एंड पाकिस्तान ऑलवेज फाइट विद ईच अदर, या जैसे मैं कोई भी दो चीजों की बात करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ रोहित एंड आई ऑलवेज सपोर्ट ईच अदर, ठीक है, ईच अदर दो के लिए। लेकिन वन अदर कहाँ यूज होता है गाइस, दो से ज्यादा के लिए। जब आप दो से ज्यादा एंटिटीज की बात करते हो तब हम यूज करते हैं वन अनदर। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास सपोर्ट वन अनदर, ऑल माई फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। तो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंटिटीज वेर एज वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू एंटिटीज। और ये कभी कभी आंखों के नीचे से निकल जाता है क्योंकि हमें ध्यान नहीं रहता हम दो की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वर सपोर्टिंग वन अनदर, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है, वर टॉकिंग टू वन अनदर या ईच अदर। अब दो की बात हो रही है तो ईच अदर, दो से ज्यादा की बात होगी तो वन अनदर। तो राहुल एंड रेनू लव ईच अदर, लेकिन ऑल माई फ्रेंड्स हेल्प वन अनदर। तो ये आपको आज के बाद ध्यान रखना है, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू एंटिटीज वेर एज वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू एंटिटीज, ठीक है, याद रह जाएगी ये चीज। सुने हमने दोनों हुए बट हमें ये क्लियर नहीं था कि कौन सा कहाँ यूज होता है, लेकिन आज क्लियर हो गया। तो आज के बाद आई थिंक ये आपको याद भी रहेगा। चलिए, अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है गाइस जो मुझे आपको समझाना था, इसी के लिए मैंने अलग से एक लेक्चर लिया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको इसको सीखना पड़ेगा कैसे, वो समझना गाइस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है, बाकी प्रोनाउंस के रूल से बिल्कुल अलग है ये। रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या है पहले तो समझो। रिलेटिव से याद रखना, रिलेटिव क्या होता है, रिश्तेदार। तो रिलेटिव प्रोनाउंस समझने से पहले ना आपको पहले क्या समझना है, रिलेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उसके बाद आपको समझ आएगा कि उसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब रिलेटिव सेंटेंसेस, रिलेटिव क्या होता है गाइस, रिश्तेदार, मतलब जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो रिलेटिव सेंटेंसेस भी वही होते हैं जो एक दूसरे से जुड़ के बनते हैं। देखना गाइस, मैं आपको एक सेंटेंस लिख रहा हूं, मुझे पढ़ के बताना ये एक सेंटेंस है या दो सेंटेंसेस है। मैंने सेंटेंस लिखा, रोहित इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब वो देखो, वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं गाइस, जब हम, अब देखो आपको देखने में समझ आ रहा है कि सर ये तो हाँ दो सेंटेंसेस हैं, कि रोहित वो लड़का है, कौन सा लड़का, जिस लड़के ने फर्स्ट प्राइज जीता है, ठीक है, तो या जीता था। तो रोहित इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज, कि रोहित वो लड़का है जिसने पहला प्राइज जीता था। तो ये हमें समझ आ रहा है कि दो सेंटेंसेस है, लेकिन नॉर्मली हम क्या देखते हैं गाइस, जब दो अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं ना तो उनमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि दिस, या जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज द स्टूडेंट, या मैं जैसे मैं बोलता हूँ रोहित इज, रोहित इज अ ब्राइट स्टूडेंट हु
हु हैज़ ट्राइड वेरी हार्ड टू अचीव सक्सेस। तो ऐसे हम सेंटेंसेस बनाते रहते हैं। तो नॉर्मली जब हम दो अलग अलग सेंटेंस बनाते हैं ना, तो उसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, दो अलग अलग वर्ब होते हैं। लेकिन अब सुनना ध्यान से, अगर कभी ऐसा हो कि आपको सेकंड सेंटेंस में, जो सेकंड क्लॉज जिसको हम बोलते हैं, सेकंड क्लॉज में, ये फर्स्ट क्लॉज था इसका, अगर आपको सेकंड क्लॉज में कोई सब्जेक्ट नहीं मिलता, तो आपको अब ये समझना होता है कि सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कौन होगा। हाँ जी गाइज, रोहित इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज। हाँ जी, कौन है सब्जेक्ट यहाँ पे? रोहित तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट है, रोहित के लिए तो इज आ चुका है। लेकिन दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? रोहित। रोहित की बात हो रही है। अब यही यही गलती कर जाते हैं बच्चे। अब देखना गाइस, रोहित इज वन ऑफ द बॉयज। रोहित इज वन ऑफ द बॉयज। चलो, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ना इस तरह से समझाता हूँ आपको, वर्ब यूज करके, ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो। रोहित इज द बॉय हु हैज वन द फर्स्ट प्राइज। ठीक है, और रोहित इज द बॉय, अब यहाँ पे रोहित इज वन ऑफ द बॉयज। यस गाइज, अब यहाँ क्या आना चाहिए? रोहित इज वन ऑफ द बॉयज हु हैज वन, या हु हैव वन द प्राइज। हाँ जी गाइस, क्या लग रहा है सर? अभी भी रोहित की बात हो रही है तो हैज ही आना चाहिए? नहीं गाइस, अब समझना, अब यहाँ पे हैज नहीं, अब यहाँ पे हैव आता है। क्यों? फर्क समझना गाइस। देखो, हम सोच रहे थे कि सेकंड सेकंड क्लॉज का भी सब्जेक्ट जो है वो कौन है? वो रोहित ही है, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट रोहित नहीं है, सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट था यहाँ पे बॉयज। देखना, मैं हिंदी में समझाता हूँ, समझ आएगा आपको। मैंने बोला रोहित वो लड़का है, रोहित वो लड़का है, कौन सा लड़का? जिसने पहला प्राइज जीता है। तो यहाँ पे बात हो रही थी बॉय की, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में मैंने बोला रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है। समझना आप गाइस, रोहित उन लड़कों का हिस्सा है, रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है। कौन से लड़के? जिन्होंने पहला प्राइज जीता है, या जिसने पहला प्राइज जीता है। रोहित उन लड़कों में से एक लड़का है। रोहित इज वन ऑफ द बॉयज, रोहित उनमें से एक है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन होता है? बॉयज। और बॉयज के लिए यहाँ पे क्या आएगा? हैव। तो अब समझना गाइस कि रिलेटिव सेंटेंसेस, अब ऐसे सेंटेंसेस जो आपस में जुड़ के बनते हैं, इनमें जो सेकंड क्लॉज होता है, अगर उसमें अगर आपको कोई क्लियर सब्जेक्ट नहीं मिले, तो समझ जाना ये जो हु से पहले वाला जो नाउन होता है, ये सब्जेक्ट का काम करता है। और ये सिर्फ हु में नहीं, ये देखना गाइस। सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे रिलेटिव सेंटेंस है? कौन से सेंटेंस, कौन से वर्ड्स हैं जो इनको रिलेटिव बनाते हैं? देखना गाइस, हु, हुम, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको। हु, हुम, हुज, विच और दैट। लिविंग बींग्स के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? हु, हुम यूज करते हैं, हुज यूज करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? विच यूज करते हैं। और दैट कैसे यूज होता है ये अभी समझाऊंगा। पहले विच का एग्जांपल देखना गाइस। इंडिया, इंडिया इज द कंट्री विच, अब यहाँ पे हु नहीं, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट की, नॉन लिविंग एंटिटी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? विच। तो इंडिया इज द कंट्री विच इज डेवलपिंग फास्ट, ये वेरी फास्ट। कि इंडिया वो देश है जो बहुत तेज तरक्की कर रहा है। सच भी है, जो कि कुछ गलत तो नहीं कह रहा मैं। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर इसको मैंने ऐसे बनाया होता, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, अब देखना गाइस, इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज विच इज, या विच आर डेवलपिंग वेरी फास्ट। अब बताओ गाइस, क्या आना चाहिए? हाँ जी, अब आपको समझना है गाइस। देखो, इंडिया के लिए जो वर्ब है ना, पहले क्लॉज का सब्जेक्ट जो था वो इंडिया था, ठीक है। और इंडिया के लिए वर्ब कहाँ आ चुकी है? इंडिया इज। लेकिन जो सेकंड क्लॉज है ना, इसका सब्जेक्ट इंडिया नहीं है, इसका सब्जेक्ट होता है, ये देखो, ये जो वर्ड होते हैं ना गाइस, ये आज के बाद याद रखना। हु, हुम, हुज, विच और दैट। अगर कभी ये सेंटेंस के बीच में आपको दिख जाए, वही समझ जाना कि सेंटेंस यहां से एक नया क्लॉज शुरू हो रहा है, ठीक है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट आई विल कम लेट टुमारो, आई टोल्ड हिम दैट। तो यहाँ पे दैट क्या हो गया? एक अलग क्लॉज की शुरुआत करता है। लेकिन अगर यहाँ पे हम हु, विच या दैट, या हु, हुम, हुज, विच या दैट अगर यूज करते हैं किसी नाउन को रेफर करने में, तो वो कौन सा नाउन होगा? ये जिसके साथ लगते हैं ना, बिल्कुल उसके एडजेसेंट वाले, उसके लिए यूज होता है। तो इंडिया इज द कंट्री
कंट्री सब्जेक्ट है सेकंड क्लॉज का, विच इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। लेकिन इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज, इंडिया उन देशों में से एक देश है। कौन से देश? जो बहुत तेज तरक्की कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या आएगा? आर। तो इसे बोलते हैं गाइस रिलेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट, के वो सेंटेंस जो आपस में जुड़ के बनते हैं। कैसे पता चलेगा जुड़ के बने हैं? अगर कभी सेंटेंस के बीच में हु, हुम, हुज, विच या दैट आ जाए और ये किसी नाउन को रेफर कर रहे हो, जैसे रोहित इज द बॉय हु, या रीना इज द गर्ल हुम, रीना इज द गर्ल whom I met yesterday, या she is the lady whose purse was stolen, या this is the bag which I found, या जैसे मैं बोलता हूँ कि it is the same car that was stolen। तो अब आपको समझाऊंगा कौन सा कहाँ यूज होता है, बट आपको समझना है कि कभी सेंटेंस के बीच में इनमें से अगर कोई प्रोनाउन मिलता है तो याद रखना वो सेंटेंस क्या हो जाता है? रिलेटिव सेंटेंस हो जाता है, और उसमें यूज होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, और वो अगर किसी नाउन को, नाउन के लिए यूज होते हैं तो वो कौन सा नाउन होता है? जो बिल्कुल उनके जस्ट पहले लगा होता है, जस्ट उससे पहले यूज हुआ होता है, उसके लिए यूज होते हैं ये। ठीक है, अब आपको समझाता हूँ इसके हु, हुम, हुज कब कब कहाँ और कैसे यूज होता है। जस्ट मैं आप जस्ट गिव मी, मतलब ना, आई जस्ट नीड अनदर पेज। मैं एक एम्प्टी पेज लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसके यहाँ पे। जी, चलिए। तो अब हु, हुम, हुज, विच और दैट का बेसिक डिफरेंस समझाता हूँ गाइस। बहुत बच्चे पूछते पूछते हैं कि सर हु और हुम में क्या डिफरेंस होता है? हमें हुम तो हम यूज करते ही नहीं अपनी डे टू लाइफ में, करते कोई भी? लास्ट टाइम याद करके बताना कब यूज किया था हुम। नहीं याद, है ना? लेकिन हम अब पेपर में यूज होता है। अब हु और हुम का फर्क समझना गाइस। हु यूज होता है सब्जेक्ट के लिए, और जबकि हुम यूज होता है ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब सब्जेक्ट के अलावा कोई और जो है। ठीक है, देखना गाइस, रोहित इज द बॉय हु, या हुम, ठीक है, हु वाज फाउंड चीटिंग। चलो, रोहित वो लड़का है जिसको चीटिंग करते पकड़ा गया था। अब हमने क्या कहा था गाइस? हु या हुम से जस्ट पहले जो नाउन आएगा ये उसके लिए यूज होगा। अब सवाल सवाल ये है हु के हु यूज होगा या हुम यूज होगा। और दूसरा सेंटेंस सुन लेना एक बार, तो आगे तो थोड़ी क्लैरिटी आए कि हु कब यूज होता है और हुम कब यूज होता है। ठीक है, दूसरा उसने बोला रोहित इज द बॉय हु, या हुम द टीचर स्कूल्डेड, कि रोहित वो लड़का है जिसको टीचर ने डांटा था। ठीक है, अब देखना गाइस दोनों में कैसे डिसाइड करेंगे हु आएगा या हुम आएगा। अब आपको बड़ी सिंपल ट्रिक देता हूँ गाइस, आपने ना कुछ नहीं ध्यान रखना आज के बाद, बस ये देखो। ठीक है, ये जो सेकंड क्लॉज है इस सेंटेंस में क्या देखो, फर्स्ट क्लॉज की तो वर्ब हमें मिल जाती है ना, सेकंड क्लॉज के लिए हम देखना है। तो आपको क्या देखना है कि सेकंड क्लॉज में जो काम किया है वो किसने किया है। अगर सेकंड एक्शन में, ठीक है, सेकंड सेंटेंस में जो एक्शन है अगर वो इसी नाउन ने, ये जो हु से पहले या हुम से पहले जो नाउन है, अगर ये इसी ने किया है तो वो सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या यूज होगा? हु। लेकिन अगर जो सेकंड सेंटेंस में, सेकंड क्लॉज में जो एक्शन है, अगर वो इसने नहीं किया, वो किसी और ने किया है, तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे? हुम। तो देखना गाइस, रोहित इज द बॉय हु वॉज फाउंड चीटिंग। रोहित कौन चीटिंग कर रहा था? वो रोहित चीटिंग कर रहा था, मतलब वो बॉय चीटिंग कर रहा था जिसको पकड़ा गया था। तो रोहित वो लड़का है जिसको चीटिंग करते पकड़ा गया था। तो कौन चीटिंग कर रहा था? बॉय, रोहित। तो बॉय के लिए बना है, सेकंड वर्ब जो एक्शन है वो बॉय ने किया है, तो हम ये सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हु। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखना गाइस, रोहित वो लड़का है जिसको टीचर ने डांटा था। अब काम किसने किया है? टीचर ने। अब सब्जेक्ट कौन हो गया है? टीचर। ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, ये किसने किया है? टीचर ने। तो अब टीचर अगर सब्जेक्ट है तो अब यहाँ बॉय क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब हम क्या यूज करेंगे? हुम। रोहित इज द बॉय हुम द टीचर स्कूल्डेड, कि रोहित वो लड़का है जिसको टीचर ने डांटा था। समझ आ रहा है? ऐसे होता है। हु और हुम का डिफरेंस क्या है? हु कब यूज होता है? जब सेकंड सेंटेंस में जो एक्शन है वो हु से पहले वाला नाउन कर रहा हो। और हुम कब यूज होता है? जब सेकंड सेंटेंस में जो, सेकंड क्लॉज में जो एक्शन है वो कोई और कर रहा है, ये जो बॉय है ये नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ शी इज द गर्ल हु
हु वॉज लॉस्ट या हुम वॉज लॉस्ट यस्टरडे? ये वो लड़की है जो कल गुम हो गई थी। कौन गुम हो गई थी? वो लड़की। किसकी बात हो रही है? गर्ल की। गर्ल के लिए वर्ब यूज हो रही है तो क्या आएगा? हु। लेकिन शी इज द गर्ल हु द पुलिस फाउंड या whom द पुलिस फाउंड yesterday? कि ये वो लड़की है जिसको कल पुलिस ने ढूंढा था। अब जो फाउंड है वो किसने किया है? अब एक्शन किसने किया है? पुलिस ने। तो अब सब्जेक्ट कौन हो गया? पुलिस। गर्ल क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज होगा? whom। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ अब बताना गाइस, ही इज द जेंटलमैन। फटाफट से चैट बॉक्स में बताना है आपने मुझे। ही इज द जेंटलमैन हु आई मेट या whom आई मेट लास्ट वीक। ये वो सज्जन है जिनको मैं पिछले हफ्ते मिला था। देखना गाइस एक बार मैं दोबारा से लिखता हूँ। ही इज द जेंटलमैन हु या whom आई मेट लास्ट वीक। ये वो सज्जन है जिनको मैं पिछले हफ्ते मिला था। क्या आना चाहिए? हु या whom। अब देखो किसने काम किया है? मैंने। मैं कह रहा हूं कि इनसे पिछले हफ्ते मैं मिला था, तो अब एक्शन मैं कर रहा हूं, तो मैं सब्जेक्ट, जेंटलमैन क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ही इज द जेंटलमैन whom आई मेट लास्ट वीक। लेकिन ही इज द जेंटलमैन हु वॉज हेयर या whom वॉज हेयर लास्ट वीक। कि ये वो सज्जन है जो पिछले हफ्ते यहाँ आए थे, तो ही इज द जेंटलमैन हु वॉज हेयर लास्ट वीक। तो जब उनके बारे में बात होगी जो सब्जेक्ट है, तो हु। अगर सब्जेक्ट को छोड़ के किसी और के बारे में बात होगी तो मतलब वो ऑब्जेक्ट है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? whom। तो पहला डिफरेंस यही होता है गाइस, हु और whom का। अब एक्सप्लेन करता हूं, देखना। हु इज यूज्ड फॉर नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं ना। हु इज यूज्ड फॉर सब्जेक्ट ओनली फॉर पर्सन्स। ठीक है, पर्सन सिर्फ लोगों के लिए यूज होता है हु। ठीक है, हु जो है, हु इज यूज्ड फॉर ओनली पर्सन्स, बोथ इन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। हु इज नॉट यूज्ड फॉर इनएनिमेट थिंग्स एंड एनिमल्स, के जानवरों के लिए और ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब जिनमें जीव नहीं है, जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं के लिए और जानवरों के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम हु यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? विच। जैसे जैसे दिस इज द डॉग विच वॉज फाउंड या दिस इज द कार विच वॉज फाउंड। लेकिन ही इज द मैन हु वॉज फाउंड। तो ह्यूमन बींग्स के लिए हु, नॉन लिविंग के लिए या एनिमल्स के लिए विच। जैसे देखना गाइस, एन आर्किटेक्ट इज समवन हु डिजाइंस द बिल्डिंग। एक आर्किटेक्ट वो होता है जो बिल्डिंग डिजाइन करता है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन हु लेंट यू द मनी। उस आदमी का नाम क्या था जिसने तुम्हें पैसे दिए थे? लेंट किसने किया? देखो हु क्यों यूज किया? लेंट यू द मनी। पैसे किसने उधार दिए? उस आदमी ने। तो काम किसने किया? आदमी ने। तो मैन सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? हु। एनी वन हु वॉन्ट्स टू डू द एग्जाम मस्ट एंटर बिफोर नेक्स्ट फ्राइडे। तो हु यूज होता है गाइस जब हम सब्जेक्ट के लिए बात करते हैं। हुम इज यूज फॉर पर्सन इन ऑब्जेक्टिव केस। इन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे मैंने आपको समझाया ना अभी। जैसे द गर्ल whom I gave the notes has secured the first division। वो लड़की जिसको मैंने नोट्स दिए थे। किसने दिए थे? मैंने। काम किसने किया है? मैंने। तो मैं सब्जेक्ट हो गया, गर्ल क्या होगी? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या यूज कर रहे हैं? whom। तो ये था हु और whom का डिफरेंस। ये आई थिंक मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया आपको। अब चलते हैं विच पे और हुज पे और दैट पे। देखना, विच इज यूज्ड फॉर एनिमल्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे द हाउस विच हैज अ हाई गेट इज माइन। द पोस्ट फॉर विच आई अप्लाइड इज परमानेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट विच लुक्स आफ्टर इट्स सिटीजन्स इज अ गुड गवर्नमेंट। तो नॉन लिविंग चीजों के लिए या जानवरों के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेम वही रिलेटिव सेंस में। लोगों की बात करोगे तो हु या whom, और चीजों की या जानवरों की बात करोगे तो विच। ठीक है, अब इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता जानवरों में या उसमें। उसमें तो विच ही यूज होता है। दिस इज द प्लेस विच वॉज excavated last year, yeah, this is the organization which has developed a new technology, न्यू क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो विच हम नॉन लिविंग एंटिटीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाँ जी गाइस। अब हुज यूज होता है, ये तो सिंपल है, ये पोजीशन के लिए यूज होता है। जैसे मैंने बोला कि दिस इज द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग, या दिस इज द बॉय हुज कार ब्रोक डाउन ऑन द वे। कि ये वो लड़का है जिसकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। तो जिसकी ऑनरशिप जब हम बताते हैं ना, ठीक है, ही इज द पर्सन हुज बैग वॉज स्टोलन इन द ट्रेन। कि ये वो इंसान है जिसका बैग ट्रेन में चोरी हो गया था। तो हुज बैग मतलब जिसका बैग। तो पोजेशन जब हमने बताना होता है ना, तो हम यूज करते हैं
हुज, ठीक है। अब लेकिन दैट सुनना गाइस, अब दैट थोड़ा सा ना डिफरेंट है इन सब से। दैट भी आपने यूज होता देखा है। अब सवाल ये उठता है, सर हु तो चलो आपने बता दिया ह्यूमन बींग्स के लिए, नॉन लिविंग बींग्स के लिए और एनिमल्स के लिए आपने क्या बता दिया, विच, ठीक है। दैट कहाँ यूज होता है? अब दैट एक ना पर्टिकुलर चीज में यूज होता है गाइस, देखना। दैट दोनों के लिए यूज हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, ध्यान से सुनना गाइस। दैट इज यूज फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो मतलब दैन, सॉरी, दैट जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स के लिए भी यूज हो सकता है, दोनों सिंगुलर प्लूरल में। तो फिर कब यूज होगा? अब ध्यान से सुनना गाइस, ये वर्ड नोट डाउन कर लेना। अगर सेंटेंस में ओनली यूज हो रहा है, एनी यूज हो रहा है, अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज से होती है, या सेंटेंस में ऑल यूज होता है, या कोई सुपरलेटिव, सुपरलेटिव वर्ड कौन से होते हैं गाइस? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, फास्टेस्ट क्या है? सुपरलेटिव। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव क्या है? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो इनमें से अगर कोई वर्ड यूज होता है ना, तो फिर हमें क्या यूज करना होता है? दैट। तो फिर हम हु या विच की जगह क्या यूज करते हैं? कि दैट यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखने का, जैसे इट इज नोटिस्ड, इट इज, सेंटेंस इट इज से स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बोला था सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इट इज से होती है, तो इट इज नोटिस्ड विच, हु या दैट। इट इज नोटिस्ड दैट द इलीट क्लास हैज नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन, हु आर द रियल विक्टिम्स। अब देखो, डाउन ट्रॉडन लोगों की बात कर रहे हैं तो हमने हु लगा दिया, लेकिन अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग, अगर इन सेंटेंस में कभी ओनली आ जाए, एनी आ जाए, सेंटेंस की स्टार्टिंग इट इज से हो रही है, या सेंटेंस में ऑल आ रहा है, ठीक है, या कोई सुपरलेटिव वर्ड आ रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे फिर? दैट। और एग्जांपल देखना गाइस, ही इज द ओनली मैन, देखो ओनली आ रहा है, ही इज द ओनली मैन हु कैन डू इट, दैट कैन डू इट। अब हम क्या यूज करेंगे? दैट। इट इज द, ये देखो इट इज से स्टार्ट हो रहा है, इट इज द सेम वॉच विच वॉज या दैट वॉज स्टोलन बाय हिम, इट इज से स्टार्ट हो रहा है, दैट। ऑल दैट, ये आपने ये कहावत सुनी होगी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, मतलब भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल से स्टार्ट हो रहा है, क्या यूज हो रहा है? ऑल विच या ऑल दैट, या दिस इज द बेस्ट विच वी कैन डू, या दिस इज द बेस्ट दैट वी कैन डू। देखो सुपरलेटिव वर्ड आ रहा है, तो हम क्या यूज कर रहे हैं? दैट। तो दैट एक स्पेसिफिक जगह पे यूज होता है जब आपने एक्स्ट्रा एम्फोसिस देना होता है। जैसे आई टोल्ड हिम दैट, अब देखो ये तो हो गया कनेक्टर की तरह, आई टोल्ड हिम दैट आई विल नॉट कम टुमारो। ये तो ये रिलेटिव सेंटेंस की तरह नहीं गाइस, ये तो कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है यहाँ पे। ही टोल्ड मी दैट ही इज नॉट वेल। तो ये जो दैट था ना, उसने मुझे बताया के, ये जो हिंदी में हम के बोलते हैं ना, के वो ठीक नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये वाला दैट होता है। लेकिन ये जो हम नाउन के लिए यूज करते हैं, जैसे दिस इज द ओनली कार विच आई हैव, या दैट आई हैव, this is the only car that I have, she is the only person that knows the truth। ये वो, यही वो इंसान है जिसको सारी सच्चाई पता है। तो अगर आप सेंटेंस में ओनली, एनी, इट इज, ऑल या कोई सुपरलेटिव वर्ड यू देखते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें हु या विच की जगह पे क्या यूज करना होता है? दैट। ठीक है गाइस, समझ आया सारा कॉन्सेप्ट? तो ये था गाइस आपका पूरा प्रोनाउंस का टॉपिक। आई होप इससे आपको क्लैरिटी भी मिली होगी और आपको समझ भी आया होगा कि हमें आगे कैसे इसको और सीखना है और आगे कैसे कंटिन्यू करना है। अब जाने से पहले मैं आपको कुछ 5 क्वेश्चन देके जा रहा हूँ गाइस, आपके होमवर्क के लिए हैं। आपको इनका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बताना है ए बी सी डी ई क्या ठीक है यहाँ पे, ठीक है। और ये थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि ए इसमें आगे है, बी पीछे नहीं है। तो ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, तो थोड़ा सा उस तरह से देख लेना। और अपना आंसर किस लिए, मतलब जो भी ऑप्शन है वो तो बताना ही, लेकिन ये भी बताना यहाँ पे ठीक क्या होना चाहिए था। क्लियर है गाइस? तो ये था आपका टॉपिक प्रोनाउंस। आई होप ये 4 पार्ट्स में जो हमने टॉपिक किया, अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या इसमें एक्सेप्शनल रूल्स हैं। और अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप इसमें बेहतर होते जाओगे। बट अब सोच रहे होगे, सर हमें सर ये 4-5 क्वेश्चन से क्या होगा, और क्वेश्चन चाहिए हमें तो। अब गाइज इसीलिए अब मैंने आपको बताया, हमारा जो बैंकिंग महापैक एग्जाम है, इसमें सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। इसमें सारी कॉन्सेप्ट क्लासेस, सारे चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे फुल लेंथ टेस्ट, सारे सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये 12 महीने की वैलिडिटी इसमें मिलते हैं। 1 साल के लिए आप यूज़ कर सकते हो पूरा। आप वैसे आगे भी और भी कर सकते हो, 1.5 साल 2 साल भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन मिनिमम ये 1 साल के लिए यूज़ कर सकते हो आप। और ये सारे एग्जाम को टारगेट करता है। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। अब कैसे एनरोल करना है, वैसे तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था,
शुरू में मैं फिर बताता हूँ। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap, हमारा जो नाम है edutap.in। आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे। इसमें पहला ही ऑप्शन है आपका बैंकिंग कोर्सेज। बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करो, नीचे जाओगे, ये रहा आपका राइट साइड में बैंकिंग महापैक एग्जाम। इस पर क्लिक करो, बाय इट, सिर्फ 2700 रुपये का पड़ रहा है। 70% ऑफ मिल रहा है इस पे अभी आपको, एक साल के लिए 2700 रुपये। मतलब लगभग कितना हो गया, 12 महीने, मतलब लगभग 200 सवा 200 रुपये। एक महीने के 200 रुपये के हिसाब से आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। ठीक है, आप सोचो गाइस, 200 रुपये आप किस चीज़ में ख़राब नहीं करते। लेकिन ये आपकी पढ़ाई के लिए है। यहाँ पे आपको 10 बार सोचोगे आपके, मैं लूँ या ना लूँ, महंगा है सस्ता है। गाइस अपनी पढ़ाई में इन्वेस्ट करो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा लॉन्ग टर्म में इसमें। ठीक है, चलिए गाइस, तो आज के लिए इतना ही बस। ये टॉपिक अपना यहाँ खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, टेंसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सुपर क्रूशल टॉपिक है, उसको मिस मत कीजिएगा और जुड़े रहिएगा। डेली शाम को 4 बजे, मंडे टू फ्राइडे आपको ये सेशन मिलते रहेंगे जब तक आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो हम यहाँ पे भी आपकी हेल्प कर रहे हैं और हम कोर्स में भी आपकी हेल्प करते रहेंगे। दैट्स आर प्रॉमिस टू यू। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा, इस कोई क्वेरी हो, तो यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। आप यहाँ पर भी हमें ईमेल कर सकते हैं and your query will be resolved within 24 hours. So that's it for today, guys. I'll see you again tomorrow in the next session for tenses. Till then, guys, stay safe, you know stay healthy, keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. Okay, so happy learning to all of you, all the very best. See you tomorrow. Bye bye, have a good day.